हेलो एवरीवन, आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस पे अगर हम गौर करके देखेंगे तो उनमें बहुत सारी चीजें दी जाती हैं और कंपटीशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चंस अगर सही से समझ में आ जाए तो फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी आपको समय नहीं लगने वाला है। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें क्या क्या चीजें दी जाती हैं आज इसी को समझ लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। आंसर तो अपने आप आएगा अगर क्वेश्चन समझ में आता है। तो उन क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें दी जाएंगी उन सारी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसे क्या क्या चीजें दी जा सकती हैं, आपको क्रय मूल्य दिया गया होगा, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लागत मूल्य, इसके बाद उपरिव्यय जो अतिरिक्त खर्च आता है, क्रमिक बट्टा दिया जा सकता है, इसके बाद समतुल्य बट्टा दिया जा सकता है, बट्टा दिया जा सकता है, लाभ दिया जा सकता है, हानि दी जा सकती है, प्रतिशत लाभ दिया जा सकता है और प्रतिशत हानि दी जाती है। अब ये सारी चीजें हैं क्या, आज के इस वीडियो में यही सारी चीजें पढ़ेंगे जो क्वेश्चन में इन सारी चीजों को समावेश किया जाता है। अब इन सारी चीजों को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन के ही बेस पे आप सिर्फ मेथड का उपयोग करेंगे और आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहला जो आता है किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिया जाता है तो वो होता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब क्रय मूल्य को समझ लेते हैं कि क्रय मूल्य है क्या। जब कोई वस्तु किसी मूल्य पे खरीदी जाती है, जब किसी वस्तु को किसी मूल्य पे खरीदा जाता है तो वो जो मूल्य होता है वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कोई किताब हम खरीदने के लिए जाते हैं और जो दुकानदार हमसे ये कहता है कि ये किताब 100 रुपए की है और वो 100 रुपए हमें अगर दुकानदार को देने पड़ेंगे तो वो क्या हुआ, हमने उस वस्तु को 100 रुपए में खरीद लिया है। तो आप अगर क्वेश्चन में क्रय मूल्य की बात की जाती है तो आपको समझना है वो वस्तु उतने रुपए की खरीदी गई है। पहली बात ये हुई। दूसरी बात आती है विक्रय मूल्य। एक एक करके आप लोग समझते जाइए, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस की बात करते हैं कि जब मेरे पास कोई वस्तु है और उस वस्तु को हम बेचने के लिए जाते हैं मार्केट में। मान लेते हैं मेरे पास एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर को हम बेचने के लिए मार्केट में जाते हैं और मार्केट में वो कंप्यूटर हम 30,000 रुपए का बेच देते हैं। अब जो हमने ये 30,000 रुपए का बेचा है वो क्या है, हमारा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। यानी कि किसी वस्तु को जिस मूल्य पे हम बेचते हैं वो मूल्य हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। तो ये दो चीजें हुई, एक हुआ कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, दूसरा हुआ विक्रय मूल्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है क्वेश्चन में, देखिए आपका उपरिव्यय। उपरिव्यय क्वेश्चन में आपको यह भी दिया जाएगा उपरिव्यय। उपरिव्यय का मतलब है ओवर एक्सपेंस। उपरिव्यय का मतलब समझते हैं, कभी क्वेश्चन में उपरिव्यय भी दिया जाएगा। तो उपरिव्यय का मतलब होता है जब कोई वस्तु जो मेरे पास होती है उस वस्तु पे अतिरिक्त खर्च जो लगता है। अब अतिरिक्त खर्च किस प्रकार का, किसी वस्तु को मान लेते हैं हमने किसी शहर में खरीदा और वो हमें अपने घर पे लाना है तो हमें उस पे जो ट्रांसपोर्ट खर्च आएगा यानी कि यातायात में जो खर्च आएगा वो भी तो जोड़ा जाएगा। मान लेते हैं वहां पे हमने कोई एक टॉर्च 100 रुपए की खरीदी और उसको यहां तक लाने में अगर 20 रुपए हमारे ट्रांसपोर्ट पे खर्च होते हैं तो अब वो मेरे लिए कितने रुपए की हो गई, जाके 120 रुपए की। तो यहां पे उपरिव्यय का सीधा सा मतलब होगा क्वेश्चन में कि जो अतिरिक्त खर्च किया जाएगा।
अतिरिक्त खर्च किया जाएगा। 100 रुपए का खरीदा, 20 रुपए अतिरिक्त खर्च आ रहे हैं, तो अब मेरे लिए वो वस्तु कितने की हो गई है? 120 रुपए की हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लागत मूल्य। अब इस लागत मूल्य को समझ लेते हैं। आपने क्रय मूल्य समझा, विक्रय मूल्य समझा, ऊपरी व्यय समझा, अब आती है बात लागत मूल्य की। क्वेश्चन में लागत मूल्य भी आ जाएगा। अब लागत मूल्य क्या होता है? हमने कोई भी वस्तु खरीदी, क्रय की है 100 रुपए की, इसके बाद में उसको ट्रांसपोर्ट में इधर से उधर ले जाने में 20 रुपए का अतिरिक्त खर्च हो जाता है। अब वो वस्तु मेरे लिए कितने की हुई? तो 100 रुपए क्रय मूल्य था, 20 रुपए ऊपर व्यय आया है, यानी कि 120 रुपए। तो अब आप समझिए कि लागत मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर जो अतिरिक्त खर्च आता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का, वो खर्च जोड़ के जो लागत बनती है वो क्या होगा? लागत मूल्य होगा। यानी कि अगर हम लागत मूल्य को समझें तो क्रय मूल्य में अगर हम ऊपर व्यय, जो ऊपरी व्यय हो रहा है, अगर हम उसको जोड़ देते हैं तो हमें यहां पे लागत मूल्य प्राप्त होगी। आप समझ गए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ऊपर व्यय और लागत मूल्य को। अब इसके बाद देखते हैं कि आपको लाभ और हानि। चलिए लाभ और हानि को देख लेते हैं। नंबर 5 पे लाभ, और इसी में देख लेते हैं हानि को। अब आप लाभ को समझिए कि जब किसी वस्तु को हमने 100 रुपए पे खरीदा, हमने 100 रुपए पे खरीदा और उस वस्तु को हम मार्केट में 150 रुपए की बेचते हैं, तो अब क्या हुआ? 100 रुपए की खरीदी, 150 रुपए की बेचेंगे तो हमें लाभ कितना होगा? 50 रुपए का लाभ होगा। अब 50 रुपए का लाभ होगा, यानी कि विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। यानी कि 150 रुपए की वस्तु जो बेची है, 100 रुपए की खरीदी थी, 50 रुपए का लाभ हो गया। अब उसी को ले लेते हैं दूसरे तरीके से कि कोई वस्तु हमने 100 रुपए की खरीदी है और मार्केट में हम 80 रुपए की बेच के आते हैं, तो हमें क्या हो गया? 20 रुपए का घाटा हो गया। अब 20 रुपए का जो घाटा हुआ है उसी को तो हानि बोलते हैं। अब आप समझिए कि अगर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य है, अब इसका भी मतलब समझिए, यानी क्रय मूल्य मेरा ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो हमें हानि होगी। अब इन्हीं में समझ लेते हैं कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। क्वेश्चन में यह भी पूछ लिया जाता है प्रतिशत लाभ क्या है। अब 150 रुपए की बेची है, 100 की खरीदी, तो 50 रुपए लाभ हुआ, यानी कि लाभ हुआ, गुणे 100 और बटे, ये है प्रतिशत लगाने के लिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 50 रुपए का लाभ होता है। लेकिन हम देख किस पे रहे कि 50 रुपए का लाभ हो रहा? क्रय मूल्य पे, 100 रुपए पे, तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। अब प्रतिशत हानि देख लेते हैं कि प्रतिशत हानि क्या होगा। अब प्रतिशत हानि कि हमें 100 रुपए की कोई वस्तु थी, 80 रुपए में बेचते हैं तो हानि होगी कितनी? 20 रुपए की। तो हानि भी किस पे हम देख रहे हैं कि 100 रुपए की वस्तु थी और हानि भी हम किस पे देखेंगे? क्रय मूल्य पे। यानी कि अगर हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है तब भी हम क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पे देखेंगे, और अगर हमें प्रतिशत लाभ देखना है तब भी हम उसको कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पे ही देखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट में देख लीजिए, इस साइड देखते हैं, आता है 6 बट्टा यानी कि डिस्काउंट। अब बात करते हैं डिस्काउंट यानी कि बट्टा की। तो जब किसी दुकान पे कोई बुक खरीदने के लिए जाते हैं तो उस बुक पे जो रेट पड़ा होता है, अंकित मूल्य होता है, प्राइस जो पड़ा होता है, जो सेलर होता है यानी दुकानदार होता है उसका क्या कर देता है? आपको लेस कर देता है, यानी कि डिस्काउंट दे देता है।
मान लेते हैं उसने 100 रुपए की जो प्रिंट रेट किताब थी उसने 10% का आपको डिस्काउंट दे दिया। अब 10% का डिस्काउंट देने का मतलब आपके कुछ पैसे कम हो जाएंगे। कितने पैसे कम हो जाएंगे? 10 रुपए। 100 में 10% करेंगे तो 10 रुपए, यानी कि आपको भी किताब 90 रुपए की पड़ेगी। तो आप यहां डिस्काउंट से यानी बट्टा से सीधा सा संबंध समझिए कि आपको छूट दे दी जा रही है उस मूल्य पे जो बुक हो या कोई सामान हो उस पे जो रेट पड़ा हुआ है उस पे आपको डिस्काउंट दी जा रही है। ठीक है, ये आपका हो गया डिस्काउंट। अब इसी डिस्काउंट में एक होता है क्रमिक बट्टा। ठीक है, क्रमिक बट्टा, सक्सेसिव डिस्काउंट। क्रमिक बट्टा का मतलब होता है जैसे कोई किताब लेने के लिए अगर हम सेलर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, पहले आप वहां से आपको 10% की छूट मिल जाती है। फिर आप क्या करते हैं, 10% की छूट लेके उस किताब को आप अपनी स्टॉल पे रख के फिर से ग्राहक को 10% का डिस्काउंट दे देते हैं। तो आपको यहां से क्रमिक बट्टा का मतलब समझना है कि लगातार जो बट्टा दिया जाता है, आपको एक होलसेलर ने 10% का दिया, आपने आके अपने कस्टमर को जो 10% का छूट दिया है तो ये 10 और 10% का छूट उनको मिल जाएगा। यानी कि आपको 10% उधर का और 10% इधर कस्टमर को जो डिस्काउंट मिलेगा। तो ये है क्रमिक बट्टा, एक के बाद एक बट्टा आपको यानी डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये था क्रमिक बट्टा। और थर्ड है आपका समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा। अब समतुल्य बट्टा की बात कर लेते हैं। समतुल्य बट्टा का मतलब है कि 10% की छूट आपको पहले मिली, 10% आप कस्टमर को देते हैं, तो आपने ओवरऑल देख लिया कि 10% वहां से 10% यहां, आपने एक समतुल्य निकाल लिया, यानी कि एक निकाल लिया, एवरेज टाइप का डिस्काउंट निकाल लिया। और उस डिस्काउंट पे आपने डायरेक्ट होलसेलर से जो बुक है वो कस्टमर को प्रोवाइड करा दी। तो इससे फायदा क्या होता है कि जो कस्टमर है उसको भी फायदा हो जाएगा और आपको भी फायदा हो सकता है। तो ये है समतुल्य बट्टा, यानी कि दो बट्टाओं का एक एवरेज निकाल के उस बट्टा को दे देना, उस डिस्काउंट को दे देना, ये है समतुल्य बट्टा। तो ये सारी चीजें जो हमने आपको यहाँ पे 5 ये और 3 ये करके बताई हुई हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ओवर एक्सपेंस, लागत मूल, लाभ, प्रतिशत हानि, बट्टा, क्रमिक बट्टा और समतुल्य बट्टा, इतनी ही चीजें आपकी प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले इन्हीं चीजों को समझना है। सवाल लगाने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे आपने क्वेश्चन देखा नहीं और आंसर बता दिया। आपको सबसे पहले आंसर बताने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना होगा, और क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन की थीम जो होती है, एक एक शब्द को पता होना चाहिए। इन सारी चीजों में अगर कोई भी चीज अगर आपके क्वेश्चन में आ जाती है और आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो मेरा कहने का सीधा तात्पर्य है, आप इन सारी चीजों को सबसे पहले समझिए कि क्वेश्चन हमें कहां ले जा रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है। बाद में आप अपनी प्रैक्टिस करके आप अपनी स्पीड मेंटेन कर लेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उस क्लास में इन सारी चीजों से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, और उन क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे, अच्छे तरीके से लगाएंगे, शॉर्ट मेथड से लगाएंगे, बेसिक ट्रिक से भी लगाएंगे। बहुत सारे एग्जाम अभी होने वाले हैं। अभी जूनियर सुपर टेट का एग्जाम हुआ था, और अभी बहुत जल्दी वैकेंसी आने के बाद में यूपी का जो प्राइमरी सुपर टेट है वो भी होने वाला, और भी बहुत सारी वैकेंसियां हैं, रेलवे की हैं, उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।